आज हम लोग देखेंगे सारणी के गुणधर्म। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4A हरस स्वरूप शर्मा की बुक से कर लिया है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक कवर हो जाती है हरस स्वरूप शर्मा की बुक से। चलिए आज हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्नावली 4B। 4B देखने से पहले हमको सारणी में कौन कौन से गुणधर्म का प्रयोग कर के सारणी को हल किया जाता है उसको हम लोग देख लेंगे, तो सारणी को हल करना हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। चलिए पहले हम इसके गुणधर्मों को देखते हैं। सारणी के गुणधर्म में कौन कौन से गुणधर्म हमको जानने हैं। तो देखिए गुण नंबर सारणी का आज का टॉपिक है सारणी के गुणधर्म। सारणी के गुणधर्म। गुणधर्म। अब सारणी के गुणधर्म में पहला इसका गुण है गुण नंबर 1। सारणी का गुण नंबर 1, यदि किसी सारणी, ध्यान से सुनिए, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, यानी एक पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान क्या होता है? शून्य। हम बोल भी दे रहे हैं परिभाषा को, आप समझते रहिए। यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए कोई सारणी दिया है, कोई भी सारणी, गुणधर्म 1 पर देखिए, 2 4 6 0 0 0 3 5 7, तो ऐसी स्थिति में इसका मान आ जाएगा 0, क्योंकि रो नंबर 2 के सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। यही हमने लिखा है, यदि सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, चाहे पंक्ति के और चाहे स्तंभ के। हमने ये कौन सा उदाहरण देखा है? पंक्ति वाला। चलिए इसी में एक और उदाहरण देख लेते हैं, स्तंभ वाला। दूसरा उदाहरण हम लोग स्तंभ वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हो 0 0 0 4 5 7 2 1 3, ऐसी स्थिति में भी इस सारणी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। यही कह रहा है। 2 क्रॉस 2 में तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो 2 क्रॉस 2 का भी देख सकते हैं, लेकिन ये 3 क्रॉस 3 को ही देखिए। 2 क्रॉस 2 तो सिंपल हो जाएगा। जैसे 2 क्रॉस 2 यहाँ दिख रहा है, जैसे 2 क्रॉस 2 का आप ले लीजिए। तीसरा उदाहरण मान लीजिए यहाँ दिया हो 0 0 4 6। अब आप सारणी हल किए हैं 6 0 0 और 4 0 0, डायरेक्ट आ जाएगा कितना? शून्य। यानी अगर इस सारणी ए है तो सारणी ए का मान शून्य हो जाएगा। तो 2 क्रॉस 2 का तो ए आसान है, इसको हम लोग अगर अभी तो हल करके देख ले रहे हैं, प्रूफ करना है क्योंकि, और जब आएगा प्रश्न में तो हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका गुण नंबर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि गुण नंबर 1। अब आपको गुण याद है, कौन सा गुण है कौन सा गुण है नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए। डायरेक्ट वहां लिखना रहेगा कि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान शून्य हो जाता है। अब आपका प्रश्न हो सकता है, सर अगर 2 पंक्तियों का या 2 स्तंभों का मान शून्य हो तब तो पहले ही शून्य हो जाएगा। ये बात नहीं है, माने कम से कम अगर एक ही पंक्ति या एक अवयव का सभी मान, एक स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान शून्य हो जाएगा। 2 का रहेगा तो शून्य होगा ही, 3 रहेगा तब भी होगा, लेकिन 1 का भी रहेगा तब भी शून्य। यही है गुण नंबर 1। अब करके देख लीजिए। जब 2 लेंगे, इसको मान लीजिए ए है सारणी ए, अभी जब इसको हल करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, सारणी ए बराबर 2 लेंगे, तिर्यक गुणा 7 0 0 और 5 0 0, फिर लेंगे 4 को, पहले वाले टर्म को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को प्लस। अब लेंगे 4 माइनस में, जिसको लेना है उसको छोड़ दीजिए। अब 0 का 7 में 0 और फिर 0 का 3 में 0, अब फिर किसको लेंगे? 6 को प्लस। अब 6 वाला छोड़ दीजिए, 0 का 5 में 0
और 0 का 3 में 0। अब देखिए सभी का मान क्या आ जाएगा 0, यानी सारणी का मान क्या हो गया 0। यहाँ भी अगर आप देखना चाहें तो 0 लेंगे और 0 में फिर ए मान लीजिए ए है सारणी, तो सारणी ए निकालिए तो 0 लिए 4। अब यहाँ जब 0 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 5 तिहाई 15 माइनस 7 एक्या 7। अब जब 0 में गुणा कर देंगे तो कंप्लीट 0, माइनस 4 लेंगे तो 4 वाले टर्म को छोड़ना है, 0 गुणा 3 में 0, 1 गुणा 0 में 0, फिर लेंगे 2 को प्लस में। अब फिर जब 2 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 7 का गुणा 0 में 0 और 5 का गुणा 0 में 0, ये आ जाएगा कंप्लीट 0, क्योंकि ये 15 में 7 जाएगा 8, 8 का गुणा 0 में करेंगे 0, ये कंप्लीट 0। तो माने सब मिला के आ जाएगा सारणी का मान क्या 0। ये है गुणधर्म नंबर 1। सारणी का गुणधर्म नंबर 1, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो ऐसी स्थिति में उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं गुणधर्म नंबर क्या 2। इसको आप उतार लीजिए, गुण नंबर 1 की कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गुण नंबर 2। सारणी का गुण नंबर 2 क्या है? गुण नंबर 2, सारणी का गुण 2। गुण 2 क्या है? यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को किसमें स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में, यानी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सारणी के मान में बदलाव नहीं होता, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता, ये है। यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होता। चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें कई एग्जांपल कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है A1 B1 A2 B2, इसका आप सारणी निकालिए। मान लीजिए A बराबर है, पहले इसको निकालिए तो A का मान आ जाएगा, सारणी A का मान इसका इसमें A1 B2 माइनस B1 A2। अब हम इसको देखिए कह क्या रहा है उसी को देख लेते हैं। ये तो दिया गया था, हम करते क्या है पंक्ति को स्तंभ में, माने जो ये पंक्ति है इसको हम कैसे लिख दें स्तंभ में, यानी हम किसको लिख दें A1 और यहाँ B1, माने जो ऐसे है उसको हमने कैसे लिख दिया इस तरीके से, और फिर A2 और यहाँ B2। देखिए इस दूसरे पंक्ति को हमने स्तंभ में लिख दिया, ऐसे है स्तंभ में। अब गुणा करके देखिए सारणी वही, अब निकालिए सारणी A, तो यहाँ आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। अभी देख लीजिए दोनों मान क्या हैं बराबर हैं, A1 B2 माइनस B1 A2 यानी सारणी के यदि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 2 है 3 5 है। अब आप निकालिए तो 5 चौके 20 माइनस 3 दूना 6, 20 में से 6 जाएगा 14 आ जाएगा। अगर आप इसी को क्या करते बच्चों, इसी को हम जो ऐसे दिया है माने पंक्ति है 4 और यहाँ 2 है तो 2 को स्तंभ में, अब यहाँ 3 और क्या 5, अब भी वही आएगा 5 चौके 20, यहाँ 3 दूना 6, यानी क्या आ जाएगा 14। देखिए यहाँ 4 2 पंक्ति में था ऐसे था 36, हमने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ 3 5 36 था ऐसे लिख दिए, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया, यहाँ भी मान 14 आया, यहाँ भी। यही ये कह रहा है कौन सा नंबर, गुणधर्म नंबर 2। यदि किसी
सारणिक के किसी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो मान था पहले वही रह जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फिर देखते हैं गुणधर्म नंबर 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुण नंबर 3। गुण क्या है? गुण नंबर 3 क्या है? आसान है बच्चों, ये कुछ नहीं, फिर भी वही बिल्कुल। अब यहाँ कह रहा है यदि किसी सारणी के दो आसन्न पंक्तियों या दो आसन्न स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता लेकिन चिन्ह बदल जाता है। माने कहने का सेंस क्या है, यानी दो पंक्ति और पंक्ति या स्तंभ और स्तंभ। दूसरा वाला प्रगुण ध्यान से देखिएगा। दूसरा गुण, उसमें पंक्ति को स्तंभ में, इसमें पंक्ति को स्तंभ में नहीं, पंक्ति को पंक्ति में और स्तंभ को स्तंभ में बदल दिया जाए, आसन बदल दिया जाए तो मान नहीं बदलता, चिन्ह बदल जाता है। मान नहीं बदलता, चिन्ह बदल जाता है। ध्यान से सुनिए, यहां आप क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अब यहां दोनों जगह आसन्न होना चाहिए, आसन्न। अब आसन्न का मतलब क्या होगा? अगल बगल। यदि किसी सारणी के दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान नहीं बदलता बल्कि सारणी का चिन्ह बदल जाता है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहने का सेंस क्या है, पहले आसन्न का मतलब समझिए। जैसे A है, A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, ये देखिए ऐसे है। फिर आगे अभी इधर आगे देख लीजिए, तो वही A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, ये है ना। इसमें आसन्न अगर हम पंक्ति की बात करें, ये पंक्ति है, और स्तंभ की बात करें तो ये स्तंभ है। ये दोनों आपस में जो है यही कहलाते हैं आसन्न पंक्ति। आसन्न माने अगल बगल की पंक्ति, आसन्न पंक्ति है ये। और इधर ये दोनों जो कहलाते हैं, यही दोनों कहलाते हैं आसन्न स्तंभ। तो आपको 2x2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप वैसे ही पहचान लेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए 3x3, जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो ऐसी स्थिति में आसन्न पंक्ति कौन होगी? ये और ये आसन्न पंक्ति है, ये आपस में। और अगर यहाँ की बात करें तो ये और ये, माने ये दोनों A2 A3 अगर इसको इंटरचेंज करेंगे, ये R2 है और ये R1 है और ये R3 है। तो आसन्न पंक्ति कौन कौन है? R1 R2 है और R2 R3 है। R2 और R3 आपस में आसन्न है और R1 और R2 आपस में और यहाँ ये है और ये है। माने कहने का सेंस, अगर इसको मान रहे हैं C1 और ये C2, तो C1 और C2 आसन्न है और C2 के साथ ये C3 आसन्न है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब समझिए, आसन्न पंक्तियों को इसका मान निकालिए। जब इसका मान निकालेंगे बच्चों, A बराबर मान लीजिए, इसका मान निकालिए, कितना आएगा? A1 B2 माइनस B1 A2। ये मान आ गया किसका? सारणी का। लेकिन अब हम इसी में कह रहे हैं इसको इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज माने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लिख के देखिए, नीचे वाला ऊपर कर दिए, A2 B2 और यहाँ A1 B1। अब गुणा करिए, A बराबर, अब गुणा करेंगे तो A2 B1 यानी B1 A2 आ जाएगा और माइनस A1 B2 आ जाएगा। A1 देखिए, इसका इसमें B1 A2 और A1 B2 ये आ गया सारणी का मान। अब ध्यान से देखिए, तो A1 B2 क्या था? यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो गया?
और B1A2 क्या था प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस, माइनस कॉमन कर लीजिए। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस A1B2 माइनस ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस B1A2। देखिए ये वाला मान जो है ये पुराना ही है क्या, ये वाला ही आ गया। देखिए A1B2 A1B2 B1A2 B1A2, लेकिन इसके बगल में क्या आ गया माइनस। तो यही कह रहे हैं वहां, देखिए पंक्तियों को परस्पर आसन्न पंक्तियों को या आसन्न स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता बल्कि क्या बदल जाता है चिन्ह। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहां भी करेंगे तब भी, अगर गिनती ले लीजिए तब समझ में ज्यादा आ जाएगा आपको। गिनती मान लीजिए हम ले रहे हैं, यहाँ 3 और 4 ले लीजिए, 3 और 4 2 और 5 करिए गुणा, 5 तिहाई 15 यानी सारणी का मान 5 तिहाई हो जाएगा 15 और 4 दूना 8, 15 में से 8 जाएगा 7, ये आ गया सारणी का मान ना। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज करने का सेंस ही है। अब हम लोग नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को 2 5 3 और 4, अब करिए गुणा, 4 दूना 8, 4 दूना और 5 तिहाई 15 में से 8 जाएगा कितना आएगा माइनस में 7, क्योंकि 15 बड़ा है तो माइनस 7। अब बताइए यहाँ कितना आया था, यहाँ कितना आ गया, अभी भी 7 ही है लेकिन क्या बदल गया चिन्ह बदल गया। यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ गया। तो यही लिखे हैं कि मान नहीं बदलता बल्कि क्या बदल जाता है चिन्ह। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं गुण नंबर 4। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गुण नंबर 4। गुण 4 क्या कहता है, वही पंक्ति पंक्ति यहाँ या स्तंभ या स्तंभ स्तंभ, पंक्ति पंक्ति या स्तंभ स्तंभ। यहाँ मतलब क्या है आप समझिए। यदि किसी सारणी के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के मान समान हो, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, 2 पंक्तियों, पहली पंक्ति और दूसरी, कोई भी 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों का मान समान हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। कहने का अर्थ क्या है, कह रहा है यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का मान समान हो तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान शून्य हो जाता है। कहने का सेंस क्या है आप समझिए, एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे ये दिया है, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और फिर A1 B1 और क्या C1। बताइए ये वाला और ये वाला आपस में सेम है, वही क्या है, हाँ अगर वही है तो इसका मतलब सारणी का मान क्या हो जाएगा। ये क्या था पंक्ति, ये पंक्ति था और ये भी क्या है पंक्ति है, तो माने कितने पंक्तियों का मान समान हो गया 2। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे ही हो, अगल बगल भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है 2 स्तंभों के मान समान हो। स्तंभों का मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 फिर A1 A2 A3। अगर इन दोनों में मान समान है, दोनों का मान क्या है उसको उठा दो। चलिए इसका मतलब यहाँ देखिए ये है, ये वाला स्तंभ नंबर 1 है और ये स्तंभ, ये देखिए दोनों स्तंभ अगर ध्यान से आप देखिए दोनों स्तंभ क्या हैं समान है, तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान क्या हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ, इसको प्रूव करने के लिए हम अंकों को लेकर के देख लेते हैं। अंक ले लीजिए कोई भी अंक, जैसे 4
6 9 ले लिए। अब यहाँ मान लीजिए आपने ले लिया 2 3 5, यहाँ ले लीजिए 4 6 9, ये है। इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य। क्यों? क्योंकि इसके दो पंक्तियों का मान क्या है? बराबर है। दो पंक्ति समान है, इसका मतलब सारणी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन इसको देख लीजिए जैसे आप करते थे। मान लीजिए सारणी का नाम है ए, तो ए बराबर करेंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहाँ 9 3 27, जैसे आप समझिए जिसको लेते हैं आप पहला प्रश्नावली 4A देखिए तो आपको समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं। इसको तोप लीजिए, ऊपर तोप दीजिए तो हो जाएगा 9 3 27 और 6 पंचे 30, यहाँ आ जाएगा 30। और दूसरे पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या? -6। अब देखिए जब 6 को लेंगे भैया, इसको तोप देंगे, इसको ऊपर से तोप, तो 2 5 9 4 9 आएगा। 9 दूना 18 और यहाँ 5 चौके 20 और फिर प्लस, यहाँ क्या है? 9 और फिर इसको तोप दीजिए। 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12। अब करके देख लीजिए तो 4 27 में से 3 घटाए, 30 में से 27 घटाएंगे -3 ना, तो 4 गुणे -3, -3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 30 बड़ा है। -6 गुणे 20 में से 18 जाएगा -2 ना, और प्लस 9 गुणे 12 में से 12 0, 4 तिहाई -12, 6 दूना माइनस माइनस क्या? प्लस, और यहाँ 9 शून्य शून्य, 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यही हम लिखे हैं कि यदि किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का मान समान हो तो सारणी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये है गुण नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं गुण नंबर 5। उतार लीजिए स्क्रीन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गुण नंबर 5। गुण 5 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, इसका उपयोग प्रश्नावली ए में हुआ है। गुण 5, गुण नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका उपयोग प्रश्नावली 4A में किया गया है। अभी हम उस क्वेश्चन को भी करवा देंगे। देखिए गुण नंबर 4 क्या है? 5 नंबर गुण इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इसका उपयोग हम लोग प्रश्नावली 4A में किए हैं। अभी देखते हैं कैसे किया गया है इसका उपयोग। इसका यूज सीधा और उल्टा हो जाता है। कह रहा है यदि किसी पंक्ति, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए, किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए, तो सारणी के मान में भी उस संख्या का गुणा हो जाता है। तो सारणी के मान में भी उस संख्या का गुणा हो जाता है। ये कहने का सेंस है, इतना बड़ा कोई लिखने वाली बात नहीं है। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में उस संख्या का अपने आप गुणा हो जाता है। जैसे कहने का सेंस है, मान लीजिए कोई सारणी है a बराबर 3 4 5 7। अब इसका निकाल लीजिए मान। तो जब सारणी का मान आप निकालेंगे तो कितना है? 3 सते 21 और 5 चौके 20, कितना आ गया? 1। सारणी का मान आ गया 1। अब जो कह रहा है वही कर दीजिए। कह रहा है किसी संख्या का गुणा किसी में, आप चाहे पंक्ति में कर दीजिए और चाहे स्तंभ में कर लीजिए, कहीं भी। तो चलिए हम पहले पंक्ति में करके देख लेते हैं। पहले पंक्ति में यानी R1 में हम क्या करते हैं? 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का क्या? गुणा कर दीजिए। तो जब 2 का गुणा करेंगे भैया R1 में तो a तो वही रहेगा। करो कितना आएगा? 2 का गुणा करेंगे 2 तिहाई और 2 चौके 8। सही है। यहाँ कुछ नहीं करना है और 7 को ऐसे उतारना है। अब निकालो मान इसका। a बराबर 7 6 42 और 8 पंचे कितना आ गया? 2।
आपने गुणा कितने किया था? 2 का। कितने गुणा किए हैं? 2 का। तो यानी इस सारणी का मान पहले कितना आया था? 1। तो जितने का गुणा किए थे वही यहाँ कर दीजिए। तो 2 1 क्या? 2। समझ में आया? जिसका गुणा आप यहाँ कर रहे हैं उसको हम कर लें। तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों? यही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर हम किसी स्तंभ से कोई अवयव कॉमन कर लें या किसी पंक्ति से कोई अवयव कॉमन कर लें तो सारणी का मान नहीं बदलता, बल्कि वह अवयव जो है वो गुणनफल के रूप में बाहर आ जाता है। इसी चीज को हम देखिए एक प्रश्न से समझते हैं जो प्रश्नावली 4A में है। अब हम उसको अच्छे से आपको बता सकते हैं। प्रश्नावली 4A का प्रश्न कौन सा है भैया? ये प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर, चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है। देख लीजिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, अभी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि 3 1 3 3 3 1 1 2 -1 और क्या है -4 5 3 ये है, और बराबर दिया है 49, बराबर दिया है 49, बराबर दिया है 49। तो कह रहा है कि 6 6 2 3 6 -3 -16 20 12 का मान क्या होगा? अब देखिए आप चाहें तो आप वीडियो को देखिएगा, पीछे को समझ में आएगा। कुछ नहीं करिए, ये बच्चों है C1, ये है C2 और ये है C3। अभी आप इसके पहले ही देखिए लिखा है कि पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। इसका मतलब जिसको आपने गुणा किया है अगर उसको बाहर भी कर लें तब भी नहीं बदलेगा, अंत में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ 3 बनाना है, यहाँ 3 बनाना है, यहाँ 1। तो C1 से आप कॉमन कर लीजिए कितना? 2। जैसे ही 2 कॉमन करेंगे भैया यहाँ से आपने निकाल लिया 2, अब यहाँ हो जाएगा 3। तो C1 से आप क्या करेंगे? 2 कॉमन। C1 से आप 2 कॉमन कर लेंगे, C2 से आप 2 3 6, C2 से आप 3 कॉमन कर लेंगे और C3 से आप कर लेंगे 4 कॉमन। उभयनिष्ठ लेंगे, उभयनिष्ठ। अब निकालिए, जब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे C1 में से तो यहाँ बचेगा कितना? 2 3 6, यहाँ 2 कॉमन हुआ 2, C2 में 3 तो 3 और C3 में 4 तो यहाँ 4, यहाँ 3 आ गया, 2 3 6 2 3 6 2 1 2। यहाँ C2 से आपने कितना कॉमन किया है? 3, तो 3 1 3 3 दूना 6 3 1 3। अब यहाँ से कितना? 4, 4 का भाग दीजिए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12। अगर ध्यान से देखिए तो यही मान यहाँ दिया है, इतने का मान दिया है कितना? 49। तो कर देंगे हम 4 तिहाई 12 दूना 24, 4 तिहाई 12 दूना 24 गुणे इतने का मान आपको पता है 49। ये है इसका तगड़ा उपयोग। अब आपको समझ में आया होगा कि गुण नंबर 5 क्यों उपयोगी है। अब हम लोग देखते हैं गुण नंबर 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुण नंबर 6। गुण नंबर 6 क्या है बच्चों? गुण नंबर 6, गुण 6 कह रहा है यदि कोई सारणी योग के रूप में प्रदर्शित की गई हो ना, यदि एक सारणी को योग के रूप में, यानी किसी पंक्ति या किसी रो यानी पंक्ति या कॉलम को, पंक्ति या स्तंभ को पंक्ति या स्तंभ को योग के रूप में व्यक्त किया गया हो, योग के रूप में व्यक्त किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए योग के रूप में व्यक्त किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उसी क्रम के, यानी उसी क्रम के हम 2 सारणिकों के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है? ऐसे मान लीजिए A1 A2 A3 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये है।
ये देखिए योग के रूप में आपने इसको कॉलम में स्तंभ में योग के रूप में व्यक्त किया है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको दो उसी क्रम के दो सारणिकों में व्यक्त कर सकते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बीच में प्लस यहाँ अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये है, क्या कर दिया आपने, ये वाला जो प्लस था प्लस को हटा के यहाँ लिख दिए अल्फा बीटा गामा, और इन दोनों चीजों को यहाँ भी लिख दिया है यहाँ भी। इसका उपयोग कैसे तगड़ा होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए दिया हो 9 6 4 5 7 3 ना, अब यहाँ लिख दिया हो, देखिए यहाँ लिख दिया हो मान लीजिए 8 8 8 7 और क्या 8 7 और 5। अब देखिए आप इसको दो तरीके से, अब आप समझें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 6 4। यहाँ इसको देखिए 9 6 4 को हम चाहें तो 9 6 4 को बच्चों आप लिख सकते हैं 8 प्लस 1 कितना होगा 9, 6 को 5, 6 को यहाँ 5 ही कर लीजिए, 5 कर दीजिए। अब देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1, और यहाँ 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1, सही है ना। अब देखिए यहाँ प्लस 5 7 3 और यहाँ जो है वही काट दीजिए 8 5 3। अब अगर इसको हम देखें तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं, कैसे हो जाएगा 8 5 3 5 7 3 8 5 3 ना, और बीच में किसका निशान प्लस का, और यहाँ फिर 1 1 1 और उसके बाद 5 7 3 और फिर 8 5 3। देखिए अब क्या हुआ, ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान। ये देखिए किसी सारणी के दो स्तंभ का मान क्या हो गया समान, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। और यहाँ अभी आपको प्रगुण बताए थे, और अगर किसी सारणी के किसी एक स्तंभ या एक पंक्ति के सभी अवयव समान हो तो ऐसी स्थिति में उस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0, यानी 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। आप इसको करके देख लीजिए 0 ही आएगा। 9 लेंगे, यहाँ दिख रहा है 9 लेंगे तो अब ब्रैकेट में देखिए 9, अब यहाँ 7 3 21 माइनस 5 तिहाई 15, बीच वाले टर्म को माइनस में -5, और जब 5 लेंगे तो 6 3 18 माइनस 5 चौके 20, फिर लिखेंगे प्लस 8 लेंगे 8 और यहाँ इसको तोप दीजिए 6 3 18 और यहाँ 7 चौके 28, ये आ गया। अब करिए 21 में से 15 जाएगा, 15 5 20 15 6 21, 9 गुणे 6 माइनस 5 गुणे 20 में से 18 -2 और प्लस 8 गुणे -10। अब देखिए 9 6 54 और माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 ना, 5 दूना 10, 9 6 54 और यहाँ 8 दहम्मा 80। गड़बड़ हो गया क्या, कहीं गड़बड़ है क्या। 9 9 7 3 21 5 3 15 -5 यहाँ -5 6 3 18 5 चौके 20 8 8 लिए 18 6 3 18 7 चौक 28, सही तो है। 28 में से 18 -10 10 8 80, 5 गुना 10 9 6 54 54 10 64, यानी इस सारणी का मान 0 आ रहा था, ये सारणी कहीं गलत लिख दिए होंगे, तो इसका मान होना चाहिए क्या 0। तो देखिए ये और ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ मिस प्रिंटिंग है कहीं, आप देख लीजिएगा। माने कहने का जो सेंस है वही जो हम बता रहे हैं, यहाँ अगर हटा दीजिए अलग से कोई सारणी लिख लीजिए तो ऐसी स्थिति में दोनों सारणी का मान
क्या हो जाएगा, बराबर, माने योग के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुण नंबर 7। चलिए बच्चों, अभी प्रगुण 3-4 और बच गए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रगुण देख लेंगे और प्रश्नावली देखना चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।